नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जिसको प्यार से हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है, डीपीएसपी। तो कई बार मैंने आपको ब्रीफली इसको बताया हुआ है, डीएनएस वगैरह में तो कई बार आ चुका है। बट इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स की तरह यहाँ पे बहुत सारा प्रोविजंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ डायरेक्टिव्स लिखे गए हैं। व्हाट आर डायरेक्टिव्स? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट आर डायरेक्टिव्स? डायरेक्टिव्स मतलब जैसे जैसे मूवी का डायरेक्टर होता है ना, तो व्हाट डज डायरेक्टर डू? ही गिव्स डायरेक्शंस। वो बताता है ये ऐसे करो, ठीक है, या आपको ऐसे एक्ट करना है, ऐसे बोलना है, ये लाइन को ऐसे बोलना है, ये ऐसे म्यूजिक सीक्वेंस में आपको डांस करना है। सो व्हाट ही डज इज डायरेक्शंस देता है। सो दोज अगर वो डायरेक्शंस के जो डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जा रहे हैं तो उनको कहा था डायरेक्टिव्स। ओके, सो ये डायरेक्टिव्स किसको दिए जा रहे हैं? एक्चुअली में ये आपको स्टेट को दिए जा रहे हैं, मतलब आपके गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं कि भाई स्टेट आपको ऐसे ऐसे काम करना है। आप जो गवर्नमेंट हो आपको ऐसे ऐसे काम करना है, आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो आपका स्टेट जो है वो बेस्ट तरीके से चलेगा। ओके, इसके अगर बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। सो इट वाज इनिशियली आपके 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन करके एक अलग से चैप्टर ऐड किया गया था, जो कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको एक हिदायत थी, एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब वही सेम टू सेम, अगर आप उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो सेम टू सेम वैसा का वैसा निकलेगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन किसके लिए? कि कैसे चलाया जाए आपका जो गवर्नमेंट है, वो कैसे चला, गवर्नेंस को कैसे चलाया जाए, दैट उसके लिए आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया था। सो दैट आपका जो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर था उसको हमारे यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है, उसको हम लोग ने अपने पास लिया है। हालांकि हम लोग इसको लिखते ऐसा है कि हम लोग ने इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वाई? बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें से आयरलैंड ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आयरलैंड ने, तो उसमें से चोरी कर लिया वो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर था वो उसने चोरी कर लिया, उसको नाम दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके, सो हम लोग ने उसको वहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेके अपने यहाँ पे जब कॉपी पेस्ट किया तो उसको हम लोग ने नाम दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ओके, सो दीज आर एक्चुअली व्हाट आर दीज आर एक्चुअली डायरेक्टिव्स जो कि स्टेट की एस्पिरेशंस कह सकते हैं आपकी। स्टेट को सबसे बेस्ट वेलफेयर स्टेट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाने के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए व्हाट आर द मेन क्राइटेरियाज, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो कहा जाता है, उसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। होप करता हूँ समझ में आ रहा है बेसिक क्रक्स आइडिया क्या है। सो दीज आर द डायरेक्टिव्स जो कि हम लोग किसी गवर्नमेंट को देते हैं कि आप अपने स्टेट को किस तरीके से चलाइए, वो हम लोग उनको प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, डायरेक्टिव्स बता रहे हैं कि इस तरीके से आप स्टेट को चलाएंगे तो आपका स्टेट अच्छे से चलेगा। ओके, सो दीज आर द डीपीएसपी। ओके, चलिए आते हैं स्टार्ट करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख के। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन जो कि गवर्नमेंट्स को दिए जाते हैं, सेंटर एज वेल एज स्टेट्स को दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ये प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल है। आगे मैं बताऊंगा कैसे नॉन जस्टिसेबल है, क्यों नॉन जस्टिसेबल है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, इनफैक्ट अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊँ तो आप लोग को बताऊं कि 1945 में, मतलब जब हम लोग को पता चल गया कि भाई क्या बोलते हैं अब हम लोग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है, अब हम लोग को आज़ादी मिलने वाली है ऐसा, तो उस समय तेज बहादुर सप्रू जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, हेडेड बाय द तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, सपरू रिपोर्ट ने कहा कि हम लोग को कुछ जो हमारे काफ़ी सारे राइट्स होंगे, कुछ डायरेक्टिव्स होंगे। ठीक है, सो एक्चुअली राइट्स नहीं, एस्पिरेशंस होंगे ऐसा कह सकते हैं कि कुछ कुछ हम लोग को अचीव करना है। कि जैसे आप कह सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सब क्या है? ये उनके एस्पिरेशंस है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिया कि भाई हर एक व्यक्ति को उसके सामर्थ्य के अनुसार, डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर कैपेसिटी, उसको जॉब मिलना चाहिए, उसको वर्क मिलना चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए, उसको रहने की जगह मिलनी चाहिए, उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं होना चाहिए। बट इट वॉज सीन कि इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग तुरंत गारंटी कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये तुरंत गारंटी किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया कि हाँ भाई सारे सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, तो गारंटी किया जा सकता है। बट हाउ कैन यू गारंटी द जॉब्स?
आप लोगों को घर कैसे गारंटी कर सकते हो, जॉब्स कैसे गारंटी कर सकते हो? यस, यू वांट टू योर एस्पिरेशन इज दिस, कि आप करना चाहते हो, आप लोगों को उनके उनके सामर्थ्य के अनुसार जॉब देना चाहते हो, बट तुरंत तो आप दे नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया तो बाद में तो हड़ताल हो जाएगा। पता चला कि इतने सारे लोग जब जॉब मांगने के लिए जाएंगे तो आपके पास जॉब्स ही नहीं होंगे उन लोग को देने के लिए। सो इन दैट केस आपके पास लिटिगेशन से लिटिगेशन, एक से एक केस भरे पड़े रहेंगे। सो व्हाट ही डिड, इन्होंने बहुत चालाकी से, बहुत ही मस्त इसमें दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया कि इन दोनों इस एस्पिरेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ऐसे पार्ट्स जो कि तुरंत दिए जा सकते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स आपके तुरंत दिए जा सकते हैं, इनको कुछ भी अलग से चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बस आपने मेंशन कर दिया इट हैज बीन गिवन, ओके। तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं। इसमें भी एक गलती हो गई थी, राइट टू प्रॉपर्टी मैंने बताया था तो उसको नलीफाई करना पड़ा। एंड द सेकेंड पार्ट, सेकेंड एजम्पशन या सेकेंड एस्पिरेशन वाला पार्ट, वो पार्ट होगा जो हम चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन वो अभी हमारे पास सामर्थ्य उतना नहीं है। इट इज़ लाइक हमारे पास अभी उतनी रिसोर्सेस नहीं है, फंडिंग नहीं है, या उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हम लोग आगे चल के उसको अचीव करना चाहेंगे, ओके। जैसे लोगों को सबको जॉब देने का जो ये एक सपना है, तो ये सब को पूरा करने के लिए हम लोग को अभी रिसोर्सेस नहीं है। जब रिसोर्सेस हो जाएंगे तो सबको जॉब मिल जाएगा, ओके। सो वी एस्पायर टू बी वेलफेयर स्टेट एंड क्या बोलते हैं, हम लोग उसके लिए काम करेंगे। कैसे काम करेंगे वो डीपीएसपी में मेंशन किया गया, ओके। सो वी हैव बोरोड इट फ्रॉम द आयरलैंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये पार्ट 4 में मेंशन किया गया, पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स था, ओके। नेक्स्ट ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, आपका फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, ये आपका सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ, ओके। सो नेक्स्ट मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंसेक्शन करके एक सेक्शन डाला गया था, उस सेक्शन को हम लोग ने यहाँ पे अपने यहाँ पे लिया था, ओके। नेक्स्ट, ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई ये हमारे एस्पिरेशंस हैं, हम लोग करना चाहते हैं, अभी हमारे पास रिसोर्सेज फंड्स वगैरह नहीं है, दैट इज वाई वी कांट डू इट। दैट इज वाई हम लोग ने इसको दिया हुआ नहीं है, राइट्स की तरह इसको नहीं दिया गया इसी वजह से, क्योंकि हम लोग इसको कर नहीं सकते, ओके। सो दैट इज वाई हम इसको एनफोर्सिएबल भी नहीं रखा गया, मतलब लीगली जस्टिसएबल भी नहीं रखा गया कोर्ट के अंदर, कि भाई पता चला हर दिन तो लोग पहुंचे रहेंगे, हाँ मुझे काम नहीं है, जो मेरे सरकार के ऊपर केस करूंगा, मुझे सरकार ने काम नहीं दिया, डीपीएसपी में मेंशन किया गया या फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया मुझे काम देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काम नहीं मिला, सो आई एम सुइंग द गवर्नमेंट के ऊपर केस करते बैठे। पता चला गवर्नमेंट साल भर बस वही कर रही है, केस पे केस, केस पे केस, केस पे करती जा रही है, ओके। सो दैट इज वाई इसको नॉन एनफोर्सिएबल रखा गया था, नॉन जस्टिसेबल रखा गया, ओके। नेक्स्ट, इसका जो आइडिया है वो है वेलफेयर स्टेट का आइडिया, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट, सप्रू रिपोर्ट मैंने बता दिया, सप्रू रिपोर्ट आपका दोनों फंडामेंटल राइट्स को अलग कर दिया, जस्टिसेबल पार्ट को, और डीपीएसपी जो कि नॉन जस्टिसेबल पार्ट रहेगा, ओके। नेक्स्ट, आर्टिकल 37 के अंदर ऐसा मेंशन किया गया है कि भाई आपका जो डीपीएसपी है ना, ये आपका हर एक पार्टी, कोई भी गवर्नेंस के लिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसके लिए ये बहुत ही मैंडेटरी होगा कि इसके बेसिस पे अगर वो काम करेगी तो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। उसको अलग से कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें की जो चीज़ें हैं उसके बेसिस पे अगर वो काम करती जाएगी, गवर्नमेंट जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, वो बस इतना काम करती रहे तो आसानी से वेलफेयर स्टेट बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट, फीचर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट आपका नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मैंने बताया कि नॉन एनफोर्सेबल है क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास अभी उतना इनफ रिसोर्सेस नहीं है, स्टेट में नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जब उसके पास आएगा तब वो अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर जो चीज़ होगा वो देने की कोशिश करेगा, ओके। नेक्स्ट, इसके अंदर ऐसे आइडियाज दिए गए हैं जो कि स्टेट्स को फॉलो करने चाहिए, स्टेट्स मतलब गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, मतलब ये स्टेट का मतलब ये होता है गवर्नमेंट, आप लोग उसको रिलेट कर लीजिएगा, बार बार स्टेट और गवर्नमेंट 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 स्टेट बोलता रहूंगा तो कंफ्यूज ना होगा, ओके। नेक्स्ट, डीपीएसपी क्या है, एक इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टिव्स की तरह काम करता है, डायरेक्शंस की तरह काम करता है, इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 के अंदर मेंशन किए गए थे। ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर। ओके, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंजिंग है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल गाइडलाइंस के ऊपर काम करते हैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, सो दैट एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सके और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे इंपॉर्टेंट आइडियाज जो कि आपके प्रियम्बल में भी मेंशन किए गए, उन सब के ऊपर आसानी से मतलब हम लोग काम कर सके, उन सबको अचीव कर सके। ओके, नेक्स्ट, इट इज ऑल अबाउट वेलफेयर स्टेट, कई बार बता चुका हूँ। ओके, दीज आर द डीपीएसपी, ठीक है, ये आपके डीपीएसपी हैं जो कि आपके मेंशन किए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे चीज़ें इंकॉर्पोरेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ वाई आप लोग को अपने बुक से पढ़ना है। बुक का नाम है एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी आप लोग को पढ़ना है। एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखा गया है, टाटा मैग्रो-हिल का पब्लिकेशन है, वो आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, उसी के थ्रू आपका पॉलिटी कंप्लीट होने वाला है। ओके, आई एम हियर फॉर कंसाइजिंग दैट आपका एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत को इतने बार पढ़ने के बाद वो मेरे दिमाग में छप चुका है, तो मैं उसको कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आसानी शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको देखने के बाद जब एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो वो आपको एकदम से मक्खन लगेगा। ओके, सो दिस आर ऑल द आर्टिकल्स मैं पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूँ, कोई यहाँ पे पोइट्री तो हो नहीं रही जिसको मैं पढ़ा के सुनाऊँ, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे ये डिफाइन स्टेट ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें जो लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें पढ़ के सुना के कोई मतलब नहीं है। ओके, समय इसमें बर्बाद होगा। येस, देयर कैन बी ए क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड से जस्ट लाइक आपका फंडामेंटल राइट्स, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, एवरी डीपीएसपी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, हर एक डीपीएसपी को आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, आप लोगों को पढ़ना है। मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ जो मैं यूज़ करता था। सो व्हाट आई यूज टू डू कि पर डे बिफोर स्टार्टिंग और पूरा का दिन का मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अपने सारे करंट अफेयर्स वगैरह करने के बाद आई यूज टू टेक अ पेज जिसके ऊपर मेरा डीपीएसपी लिखा हुआ रहता था, ऑलरेडी मैंने अपने हाथों से लिखा होता था, किसी और से नहीं, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसा ही यही रफ फॉर्म में लिखा होता, उसके कीवर्ड्स वगैरह लिखे होते थे, और उसको मैं एक बार रीड करता था, ठीक है, पूरा डीपीएसपी को एक बार रीड करता था। ओके, पूरा रीड करके फिर उस पेज को वापस से फोल्ड करके रख देता था अपने बैग में, फिर अगले दिन फिर ऐसा ही करता था। ऐसे करते करते 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम करने के बाद मुझे सारा डीपीएसपी अच्छी तरीके से याद हो गया, मतलब डीपीएसपी से कोई क्वेश्चन आ जाए मैं भूल नहीं सकता था वो किस डीपीएसपी में होता था, ठीक है। सो यू कैन इवन डू दैट, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, आप लोग को जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, बट दिस इज द प्राइम तरीका आप लोग को याद रखने का। फंडामेंटल राइट्स आप लोग को याद करना है, इसको भी याद करके रखना है, ठीक है। एंड आई बेग यू, यूपीएससी का आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, ये कई 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 बार पूछा गया। ओके, सो प्लीज़ आई बेग यू कि इसको कम मत आंकिए, ऐसा मत सोचिए कि लिखा हुआ है कैसे बार बार आ चुका है तो वापस नहीं आएगा। इट इज़, ये फंडामेंटल राइट्स मैंने जैसे मेंशन किया, दिस आर द मोस्ट मतलब प्राइम टॉपिक्स जिसके ऊपर यूपीएससी बार 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 हजार बार क्वेश्चन बनाता है। ओके, सो यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट, एक और टॉपिक है, मेंस का टॉपिक प्राइमरीली कहा जाए तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बहुत बड़ा द्वंद्व फैला था, जब मतलब आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका अस्तित्व में आया तो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी के बीच में ऐसे सामंजस्य बनाने की जो चक्कर में काफ़ी सारे केसेस हुए, बैक टू बैक मैनी केसेस हैपेंड, एंड बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि कभी डीपीएसपी का पल्ला भारी हुआ, कभी फंडामेंटल राइट्स का भारी हुआ, ठीक है। इसके फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वगैरह बैठे, बहुत सारे केसेस आए, तो इसमें से कुछ फ्यू केसेस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। इसमें जो फर्स्ट वाला है दुराई राजन केस, चंपकम दुराई राजन केस, ये आप एक बार भूल जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें ये मेंशन किया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपके क्या बोलते हैं डीपीएसपी के ऊपर प्रिवेल करेंगे, मतलब फंडामेंटल राइट्स आर मोस्ट सुपीरियर देन द डीपीएसपी। और लेकिन लेजिस्लेचर के पास ये ताकत है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट करके किसी डीपीएसपी के लिए काम करवा सकते हैं। सो डीपीएसपी एज सच वाज नॉट सुपीरियर टू द फंडामेंटल राइट्स। ओके, इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज कीजिए कि अगर सरकार इसमें जैसे आपके डीपीएसपी में कोई काम है, और सपोज कर दीजिए कि ग्राम उत्थान, ठीक है,
विलेज का डेवलपमेंट। ओके, तो विलेज डेवलपमेंट के लिए अगर रोड, रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने का कोई अगर काम किया जाए, ओके, कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए सरकार ज़मीन अगर ले रही है, ठीक है, ज़मीन अगर ले रही है तो कोई व्यक्ति पहुंच जाता है कि हाँ भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, मेरे राइट टू इक्वालिटी का हनन कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मेरे प्रॉपर्टी का राइट वगैरह ले रहे हैं। सो इससे क्या होता था कि डीपीएसपी बीइंग सबॉर्डिनेट, मैंने आपको क्या बताया, दुराई राजन में क्या कहा गया कि डीपीएसपी सबॉर्डिनेट है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है। तो फंडामेंटल राइट्स को जब प्राइम जगह दे दी गई तो डीपीएसपी सेकंड पोस्ट पे जाने की वजह से ऐसा हो गया कि भाई ऐसे जब केसेस जाते थे तो हमेशा पब्लिक के पक्ष में जाता था, गवर्नमेंट ऐसे मूक दर्शक बनी हुई बैठी रहती थी, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाती थी। तो कितना भी कोशिश करते थे वो नहीं कर पाते थे। ओके, सो दोराई राजन केस में ये आया वर्डिक्ट। नेक्स्ट गोलकनाथ केस, इसने थोड़ा सा चेंज किया। इसने चेंजेस क्या किया कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो सैंक्रोसेंट है, इनको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है डीपीएसपी के अमेंडमेंट, डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। मतलब इसने क्या कर दिया कि भाई यहाँ पे जो ये था कि लेजिस्लेचर चाहे तो डीपीएसपी को लागू कराने के लिए फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, ये क्लॉज को ही खत्म कर दिया। इसमें ये कहा कि भाई लेजिस्लेचर कुछ भी कर ले, ये आपके फंडामेंटल राइट्स को हाथ नहीं लगा सकती। फंडामेंटल राइट्स जो मेंशन किए गए वो वैसे के वैसे ही रहने वाले, उनको कोई चेंजेस नहीं लाया जा सकता, किसी भी डीपीएसपी के लिए भी नहीं किया जा सकता। तो इसमें इस केस में जो एक थोड़ी सी गुंजाइश बची थी कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करके हम लोग किसी तरीके से रोड, रास्ता, अपना ग्राम उत्थान का काम जो है वो कर लेंगे, लेकिन ये सेकंड गोलकनाथ केस में वो भी पूरा का पूरा बंद, क्लोज शट कर दिया गया कि भाई नहीं, कोई किसी भी तरीके से आप फंडामेंटल राइट्स को हाथ नहीं लगा सकते, आप उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट आया केशवानंद भारती। ठीक है, इसने तो पूरा उठा पटक ही कर दिया। आप लोगों को पता है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इसी केस में आया था 24 अप्रैल 1973। ठीक है, डेट याद होना चाहिए। ओके, केशवानंद भारती केस में आर्टिकल 31C का बात हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 31C के अंदर, इससे पहले का मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके आर्टिकल 42 के तहत आर्टिकल 31C के अंदर एक अमेंडमेंट करके उस समय सरकार ने ये कर दिया कि भाई कोई भी एक्ट, कोई भी अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट करती है तो वो आर्टिकल डीपीएसपी को लागू करने के लिए, तो फिर आर्टिकल 31C के तहत उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी। ठीक है, विच वॉज क्वाश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वाश कर दिया कि कोई भी नहीं होगा, ये देखा जाएगा कि इंपॉर्टेंस कितना है, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे किया जाएगा। ऐसे सारे के सारे ब्लैंकेट तरीके से आप नहीं कर सकते, ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते कि उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट मिनरवा मिल्स केसेस आया, तो इसमें ये कहा गया कि भाई आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक्चुअली एक बेड रॉक ऑफ द बैलेंस के ऊपर बैठा हुआ। किसका बेड रॉक है ये? मतलब कहते हैं ना कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं। ठीक है, कौन कौन से? आपका फंडामेंटल राइट्स और आपका डीपीएसपी। ठीक है, ये दोनों पहिए जब साथ में चल रहे हैं तभी तक ये गाड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। जब एक को आप कम आंकोगे, दूसरे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो लिंपिंग होने लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा चलने लगेगा गाड़ी। ओके, सो दैट इज वाई मिनरवा मिल्स केस को एक क्या मतलब लाइमस्टोन बोल रहा हूँ, माइलस्टोन कहा जाता है एक इस आपके फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी के जर्नी में। ओके, सो अभी राइट नाउ जो केस बना हुआ है वो यही है कि आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुप्रीमेसी होल्ड करता है डीपीएसपी के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका डीपीएसपी को मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और उस केसेस में ये देखा जाएगा कि क्या डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को मोल्ड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को अगर हनन करके अगर डीपीएसपी का किसी तरीके से उत्थान किया जा सकता है, सो यू कैन गो अहेड, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये है कि उससे कोई बहुत मेजर फॉल्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पता चला कि आप अत्याचार पे उतारू हो गए, अपना मुझे रोड रास्ता बनाना ही बनाना है, मैं सारे के सारे हनन कर दूंगा क्योंकि ये डीपीएसपी मेंशन किया है, ऐसे नहीं कर सकते। बहुत छोटे से अगर हानि से अगर डीपीएसपी पूरी तरीके से फंक्शनल हो सकता है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक कंपैरिजन जिसको आप लोग को याद रखना है। फर्स्ट, ये नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लिमिटेशंस पैदा करता है, फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशंस पैदा करता है किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर ये लिमिटेशंस रखता है कि आप इस लिमिट से आगे नहीं जा सकते, आप इस रास्ते से आगे नहीं निकल सकते, आप इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर सकते। सो दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। ओके,
नेक्स्ट है डीपीएसपी। डीपीएसपी इसके जगह पे पॉजिटिव है। ये क्या कहता है, ये एक्शन ओरिएंटेड है। ये क्या कहता है, ये आपको करना है। ये यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे आपको नहीं करना है, ये आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपको करना है, ऐसा आपको करना है, ऐसा आपको करना है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज पॉजिटिव, एक्शन ओरिएंटेड। ये जस्टिसिएबल इन नेचर है, ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर है। सॉरी। इसका एम है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इसका एम है सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके। नेक्स्ट, इसके ऊपर लीगल सैंक्शंस, मतलब ये लीगल सैंक्शंस लगाता है आपके गवर्नमेंट वगैरह के ऊपर, और ये आपका मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस लगाता है। आप इस ऐसा ऐसा करोगे तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। ओके। नेक्स्ट, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई लेजिस्लेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन करके रखा है कि ये तो आपको मिलने वाला है, तो इसके लिए कोई अलग से लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक एक डीपीएसपी को लागू करने के लिए आपको लेजिस्लेशन करवाना पड़ता है। ओके। नेक्स्ट, ऐसे नॉन डीपीएसपी वाले लॉ, ऐसे नॉन डीपीएसपी, अगर नॉन डीपीएसपी वाले लॉ है, मतलब डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप कोई लॉ नहीं ला रहे हो, ऐसा कोई लॉ नहीं है, दूसरा कोई लॉ है। सो नॉन डीपीएसपी वाले लॉ अगर वायलेट करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो उनको तुरंत इनवैलिड करार दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा कोई भी लॉ जो कि मतलब नॉन डीपीएसपी वाला होना चाहिए, कोई भी लॉ अगर वो किसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो उसको तुरंत ही क्वाश कर दिया जाएगा, इनवैलिड वॉइड करार दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लॉ जो कि डीपीएसपी को क्या बोलते हैं लागू करने के लिए लाया जा रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में इनवैलिड करा दिया जाए। इट कैन नॉट बी, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका केस हो सकता है कि आगे चल के उसको क्या बोलते हैं ये इनवैलिड या वॉइड घोषित किया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होने वाला। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया तो तुरंत उसका क्या बोलते हैं अवॉइड करा दिया, ऐसा नहीं होने वाला। ओके। नेक्स्ट, होप करता हूँ समझ में आ रहा है। अगर आप लोग को मतलब कोई डाउट वगैरह रहेगा तो वापस से सुनिएगा और समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। जैसे लास्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की यहाँ पे, कि अगर कोई सपोज कीजिए कोई लॉ है, ठीक है, सर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जो कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए आया है, ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स का कुछ वायलेशन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाँ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो डीपीएसपी को तुरंत कैंसिल कर दिया। ऐसे नहीं कर सकता कोर्ट। कोर्ट ये देखेगा कि क्या डीपीएसपी इतना इंपॉर्टेंट है कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन चल जाएगा। अगर वो देखेगा कि हाँ डीपीएसपी इज मोर सुपीरियर इस केस में, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे भी अगर डीपीएसपी ज़्यादा सुपीरियर दिख रहा है, तो डीपीएसपी को ही वेटेज दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन को नज़रअंदाज किया जाएगा। ओके। सो दिस इज द आपका केस। नेक्स्ट, यही आपका करंट सिनेरियो बना हुआ है। ओके। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, लास्ट फ्यू स्लाइड्स की बात करते हैं, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म, फर्स्ट, नो लीगल फोर्स, नॉन एनफोर्सिएबल है, मैंने बताया कि भाई नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सिएबल है, किसी भी तरीके से इसको आई एम सॉरी क्या करूँ आजकल काम बहुत हो जा रहा है। ओके। सो ये नॉन एनफोर्सिबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, सो कोई लीगल फोर्स नहीं है। जस्ट लाइक आप अनलाइक आपका फंडामेंटल राइट्स कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आप तुरंत कोर्ट में पहुंच गए, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप कोर्ट में नहीं जा सकते तो मतलब आपको ये दिया भले है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया भले है, लेकिन आपको मिल रहा है क्या? नहीं, नहीं मिल रहा है। जब तक उसके लिए अलग से लॉ नहीं बना दिया जाता, लॉ जब तक नहीं बनेगा तब तक ये एनफोर्सिबल नहीं हो सकता। ओके। नेक्स्ट, इलॉजिकली अरेंड, हालांकि ये इतना कुछ खास नहीं, लेकिन जब यूपीएससी में अगर आ गया डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म वगैरह तो आप लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं। बस कोशिश करिए इसको नेक्स्ट लास्ट लाइन में लिखिएगा, ताकि मतलब इलॉजिकली अरेंज, ये तो हमारी पढ़ाई के बेसिस पे ना, हम लोग आलसी लोग हैं, हम लोग को लग रहा है कि इलॉजिकली अरेंज करके रखा हुआ है, लेकिन जिन्होंने बनाया उनको लॉजिकल लग रहा होगा, इसलिए उन लोगों ने उस तरीके से अरेंज किया। ओके। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स है, मतलब आपके जैसे एक है कि आपको इंटॉक्सिकेशन को अवॉइड करना है, आपको इंटॉक्सिकेशन को बंद करना है। सो आज जैसे आपका 21st सेंचुरी चल रहा है, इसमें इंटॉक्सिकेशन तो भाई मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई फ्राइडे आया नहीं, कि फ्राइडे सैटरडे हुआ नहीं कि पहले सब लोग दारू की दुकान पे अड्डा बना लेते हैं, तो
इन दैट केस आप इसको मतलब क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव ही मानोगे कि भाई ये तो दकियानुसी है, आउटडेटेड जिसको बोला जाता है ना, कि वैसा है ये, इसका कुछ मतलब न्यू नहीं है, यूनिक नहीं है, कुछ नया नहीं आ रहा, प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है। ओके, इससे कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह पैदा हो सकते हैं। कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स पैदा हो सकता है किसी डीपीएसपी को लागू करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी बहुत ज़्यादा आए थे जब आपका फंडामेंट मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, उसके बाद डीपीएसपी और फंडामेंटल, मैंने आपको बताया इतने सारे केसेस भी गिनाए आपको। तो उसमें डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का ही बहुत ज़्यादा केसेस होता था, बार 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 यही होता था कि ये डीपीएसपी हम लोग लागू करने के लिए सरकार ऐसे ऐसे कर रही है, लेकिन मेरा ये फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, सेंटर एंड द स्टेट्स कुड ऑल्सो ऑकर। ऐसा हो सकता है कि भाई किसी स्टेट ने किसी डीपीएसपी को लागू करने के लिए उसको क्या बोलते हैं लेजिस्लेशन लॉ वगैरह बनाया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो डीपीएसपी जो है किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, और वो प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ ये फंडामेंटल राइट्स को जो हनन कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज कंसाइंस, और वो चाहे तो उसके ऊपर स्टॉप लगा के रख सकता है। ऐसे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह पैदा होते चले जाएंगे। ओके, ये सब होते हैं, इसकी वजह से ऐसा मैंशन किया। ओके, नेक्स्ट, लास्टली कुछ आपके अमेंडमेंट वगैरह किए गए हैं, और उनके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये आपके जो अमेंडमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आप अगर आर्टिकल्स नहीं पढ़ पाए तो एक बार चल मतलब काम चला लिया जाएगा, लेकिन जो अमेंडमेंट्स हैं उनको तो आपको पक्का याद रखना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने कई बार ऐसा देखा गया, जो अमेंडमेंट है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, या फिर जो कभी भी बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया, उनको यूपीएससी बहुत प्यार से पूछता है और बार बार पूछता है। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड किया गया था आर्टिकल 39। ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस के लिए दिया गया। ओके, दिस आर ऑल द डीपीएसपी, याद रखिएगा, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं। ओके, फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, इसी के थ्रू आपका नालसा का बाद में गठन किया जाता, नालसा, सालसा, ठीक है, डालसा। ठीक है, 43A, ये है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिख के आ गया। ओके, नेक्स्ट, आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इलॉजिकल है, थोड़ा बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 38 नाम का एक आर्टिकल डाला गया, जिसमें हम लोग ने मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, इन स्टेटस, इन फैसिलिटीज एंड इन अपॉर्चुनिटीज, ये हम लोग ने एक अलग से डीपीएसपी ऐड किया। ओके, नेक्स्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 2002 में हुआ था, इसके तहत हम लोग राइट टू एजुकेशन को हम लोग ने इसके अंदर ऐड किया। ठीक है, और हम लोग ने एक नया आर्टिकल ऐड किया 21A। इससे पहले जो यहाँ का फंडामेंटल जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर था, वो ये था कि भाई 16 से लेके 14 तक के बच्चे लोग को प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए, लेकिन जब इसको लागू कर दिया गया, इस अमेंडमेंट को लागू किया गया, तो वो सब्जेक्ट मैटर पूरी तरीके से क्वाश कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग ने ये कर दिया कि भाई एक से लेके मतलब जन्म से लेके आपके 6 साल के बच्चे तक का मतलब जो गार्जियंस हैं वो ये मेक श्योर करेंगे कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हेल्थ इंडिकेटर्स, पढ़ाई वगैरह अगर कर रहे हैं तो वो सब मेंटेन करने का बेस्ट फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए, ये हम लोग ने आप सब्जेक्ट मैटर कर दिया। ओके, नेक्स्ट है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिलेटेड बात करता है, जो कि आपका 43B का पार्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, लास्टली आता हूँ, ये आपके कुछ मतलब ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपके जो स्टडीज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, उन लोग ने इन डीपीएसपीज को अलग अलग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिवाइड करके रखा है। ठीक है, सो आई हैव सीन कि यूपीएससी ने इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है क्या, ये गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन से इसमें से आते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, जैसे कि कौन कौन से सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, तो ये आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स वाले आपके आर्टिकल्स होंगे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स में कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल 40, 43B, 46, 47, 48, ये आपके आर्टिकल, ये आपका 43 भी आता है इसके अंदर।
ये आपके आपके गांधीयन प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल वाइज भी आप लोग थोड़ा सा याद करके एक बार देख लीजिएगा, एक दो बार देख लेंगे तो अपने आप ही आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको डीपीएसपी याद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन सा है, गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा है, लिबरल प्रिंसिपल कौन सा है। तो उसमें अलग से सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल आप लोग अगर स्टार्ट करें तो बेटर है कि इस तरीके से जाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, कैटेगराइजेशन करके मैंने दे ही दिया है, आप लोग उसको देख सकते हो। ओके, चलिए इसके साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू। चलिए।